हेलो व्यूअर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं और अपना पाँचवा चैप्टर का एक पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम अपने पाँचवा जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, 11th क्लास के इकोनॉमी का पाँचवा चैप्टर, उसमें हम मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा दूँ, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मानव पूंजी क्या होता है यह पढ़ा था, मानव पूंजी का किस तरह विकास किया जा सकता है, तथा मानव पूंजी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मानव पूंजी और मानव विकास। तो किस तरह मानव पूंजी में निवेश करना एक मानव का विकास करना ही है। जैसे कि आपकी ये बुक में लिखा हुआ है, ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही हैं, प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा, स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है, और मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। क्यों? जब देखिए, मानव पूंजी तो यह है कि लोग अच्छी शिक्षा, स्वस्थ तथा अच्छे संसाधन उपलब्ध करा के उनका विकास करें, और मानव विकास इस बात पर आधारित है कि लोग अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर मानव कल्याण किस प्रकार करते हैं। तो मानव पूंजी और मानव विकास इस तरह भिन्न है। देखिए, इसमें दिया, अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि ना हो, मानव विकास की परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी, भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु उनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। जो इसमें यह कहा गया है कि मानव पूंजी और मानव विकास में डिफरेंस बताया गया है कि मानव पूंजी तो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली का प्रबंध करवाना सरकार की जिम्मेवारी, लेकिन यदि अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा से पूरी तरह से मानव का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार को मानव कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलानी चाहिए। ये कल्याण योजनाएं सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ होनी चाहिए, तथा इसका जो बेनिफिट है वो सभी तक पहुंचना चाहिए। इसलिए सरकार को यह भी इंतज़ाम करना चाहिए, यह भी करना चाहिए कि किस तरह मानव का कल्याण होता था, मानव कल्याणकारी योजनाएं का विकास करना चाहिए। भारत में अभी देखिए, इसमें क्या लिखा, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है? भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा में निवेश मानव पूंजी निर्माण के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, ये भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासनिक निकाय के कार्यों को, दायित्व को भी बहुत स्पष्ट रूप से इसमें यही कहा गया है कि जो हमारी जो संघीय व्यवस्था, जो हमारी गवर्नेंस रूल है, उसमें संघीय व्यवस्था, जिसमें 2 तरह की सरकार होती है, एक तो केंद्र में सरकार होती है तथा दूसरी राज्य में सरकार होती है। और राज्य में भी त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह से जो हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक उसी तरह से भी सरकार को जैसी हमारी पॉपुलेशन है, जैसी हमारी जनसंख्या, उसके मुताबिक ही ऐसी योजनाएं चलाए ताकि जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके और वह अपना विकास कर सकें। इसमें यही बात कही गई है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, और जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में ही बताया था
कि यदि आप किसी भी देश का विकास या किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं तो आप बेस्ट क्वालिटी का शिक्षा प्रदान करें और अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा खर्च शिक्षा पे करें तो आपकी जो मानव पूंजी अपने आप ही बन जाएगी और आपका आर्थिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया है। इसमें सरकार का एक डेटा दिया गया कि सरकार ने किस तरह, पहले सरकार शिक्षा पे कितना खर्च करती थी तो 7.92% करती थी, लेकिन अब इसी को बढ़ा के लगभग इसका डबल कर दिया, 15.60% हो गया। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13% हो गया। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है। तो ये एक डेटा दिया गया है कि सरकार ने भी देश में शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक खर्च करा है, जिसका एक डेटा यहाँ पे दिखाया गया है कि और हमें किसी भी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है तो उस पे शिक्षा पे खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही अधिकार है, एकमात्र यही हथियार है अपनी तीव्र गति से विकास करने का, वो क्या है? शिक्षा। और भारत ने संविधान में संशोधन करके एक अधिनियम भी बनाया जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रबंध किया गया, जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें दिया भी गया है 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजमूदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998 से 2007 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ का व्यय करना होगा और सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में 4% व्यय का बहुत स्तर होगा। तो एक कमेटी थी जिसे हम मजमूदार समिति कहते हैं, जिन्होंने ये सिफारिश करी कि भारत सरकार को भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया जाए, जिस कारण सभी विद्यार्थी या भारत के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके तथा अपना देश में विकास कर सके। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ किया है। और भारत सरकार ने एक और उपाय, ये मैं आपको भारत सरकार के किए गए कार्य बता रहा हूँ कि भारत सरकार किस तरह अपने मानव के विकास के लिए शिक्षा पे व्यय कर रही, तथा भारत सरकार ने अपने जितने भी कर रहे हैं, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स है उस पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है, जिससे अर्जित की गई राशि को शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, ताकि जिस तरह देश की जितनी भी हमारे तो किस तरह भारत सरकार भी अपने प्रयास कर रही तथा शिक्षा का जो बजट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है और शिक्षा के विस्तार के लिए बहुत अग्रसर योजनाएं बनाई, जिसमें यह डेटा भी दिया गया है। वैश्विक साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षर 1990 में जो 15 वर्ष से आयु के ऊपर के या उसके आसपास के थे, सिर्फ 62% लोग थे, जिसमें पुरुष तो 62 थे और महिलाएं 38 थी। ये जो डेटा है प्रति 100 में से है कि 100 लोगों पे सर्वे किया गया, जिसमें 62 तो पुरुष पाए गए और 38 महिलाएं पाई गई शिक्षित। ठीक उसी तरह 2000 में ये 68 हो गया, 2015 में 82 हो गया है। तो यह डेटा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और
शिक्षा में व्यय करने से आदमी इंसान अपने जीवन तो सुधारता ही सुधारता तथा वो अपने आसपास के सभी लोगों, अपने आसपास का जो समाज होता है वो भी एक बहुत पढ़ा लिखा सभ्य समाज किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे लिंग की समानता, अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा वो लड़के या लड़कियों में भेदभाव नहीं करेगा, तथा अगर हमारी सभी पॉपुलेशन पढ़ लिख जाए तो हम लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करेंगे, जिस कारण जो हमारी लिंग की समानता है, जो असमानता है वो भी बराबर हो जाएगी। इसमें ये जो लिंग समानता में भी अहम रोल अदा कर सकती है क्या, बेहतर शिक्षा और मानव पूंजी का विकास, उच्च शिक्षा लेने वाले की कमी। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि यह चैप्टर किस बेसिक टॉपिक पे निर्भर है। यह जो चैप्टर है इसका जो पूरा निचोड़ यही है कि किस तरह से हम लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करके, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करा के, अच्छी टेक्नोलॉजी देके मानव पूंजी का निर्माण करें तथा देश के विकास में अग्रसर यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसमें निष्कर्ष में भी यही बात कही, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए। यह हर एक, यदि कोई भी सरकार जिम्मेवार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नेंस का रूल यही कहता है कि किस तरह उसके सरकार में उसकी जो पॉपुलेशन है वो खुश रहे तथा अपना भी विकास करे और देश के आर्थिक समृद्धि में अपना पूर्ण योगदान दे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं ये बताइए। किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है इसे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है। ये जो क्वेश्चन पे मैं आपको टिक लगा रहा हूँ ये 100% आने के, 100 तो नहीं 60 to 70% अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही 2-3 क्वेश्चन बनेगा जिसमें मैंने आपका टिक लगाया। तो देखिए बच्चों, खास के स्पेशल जो 11th क्लास के स्टूडेंट है वो इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि यह ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है, ये इसे तो आप VVI लिख लीजिए। और जो बच्चे 11th क्लास में नहीं उनके लिए भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स तो हर आदमी की ज़रूरत है। बिना इकोनॉमिक्स के, बिना अर्थव्यवस्था के किसी का भी विकास हो ही नहीं सकता। तो आप यदि, सबसे पहले मैं तो आपको यही कहूँगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि यह वीडियो आपको नहीं अच्छा लगता तो आप इसे डिसलाइक करें और कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों करा ताकि हम अपनी उस गलती को आगे सुधार सकें। तो ये देखिए जो और क्वेश्चन है, मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि के बीच अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करने पे ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत में मानव पूंजी निर्माण के मुख्य संभावना, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक लगाए हैं आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और ये इन क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनता है। तो आई होप अब आपको यह चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कुछ भी रह गया, कुछ भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये जो पुनरावर्तन है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये जो आपको पुनरावर्तन दिख रहा है इसे आप ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, इसे आप
जितने भी पॉइंट है इससे कम से कम 2 बार पढ़ें, तथा आपको यह पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा 101%। ये इस पूरे को आप 2 बार पढ़ें, 2 बार, कितनी बार, 2 टाइम। तो आई होप आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।